नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, टर्की के प्रेसिडेंट अर्डोगान ने कह दिया है कि वो आने वाले दिनों में सीरिया में टैंक के साथ इन्वेजन करने वाले हैं और हो सकता है इराक भी इसका शिकार हो जाए। तो यहाँ पे एक तरफ आप देखें तो टर्की काफी एग्रेसिव दिख रहा है, वहीं अमेरिका बहुत गुस्सा है। अमेरिका ने जर्मनी के साथ चेतावनी भी दे दी है, टर्की भूल के भी ऐसा ना करे। तो यहां पर आपको कहना चाहूंगा, जब टर्की इन्वेड करेगा तो ये कहीं ना कहीं रशिया और ईरान टर्की के कंधे पे बंदूक रख के अमेरिका के खिलाफ चलाने वाले हैं, क्योंकि इस इन्वेजन से यदि कोई प्रभावित होने वाला है तो वो सबसे ज्यादा यूएस खुद होने वाला है। एंड कहा जा रहा है कि ये इन्वेजन काइंड ऑफ यूएस के खिलाफ इन्वेजन है। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत कंसेप्चुअल होगी, थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए दिस इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन। आपको जो कुछ भी जानना है पूरे इस रीजन के हिस्ट्री के बारे में एंड आज क्या हो रहा है, सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूं, कोई एक न्यूज आर्टिकल नहीं है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, मल्टीपल न्यूज आर्टिकल्स, मल्टीपल रिसर्च, उसके बाद आपके समक्ष ये मैं पेश कर रहा हूं। तो इसको ध्यान से सुने एंड लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थोड़ी लंबी है तो 1.5x पर आप इसको आराम से देख सकते हैं, 2x पर भी देख सकते हैं। तो आप न्यूज में देख सकते हैं अर्डोगन ने कह दिया है कि वो जल्दी कर्डिश मिलिटेंट्स के खिलाफ टैंक्स एंड सोल्जर्स उतारने वाले हैं। तो दोस्तों, हुआ यूं कि 13 नवंबर की बात है, जब इस्तांबुल के बहुत ही बिजी स्ट्रीट में एक बॉम्बिंग होती है जिसमें 6 लोग मारे जाते हैं और 80 से ज्यादा इंजर्ड भी हो जाते हैं। तो उसके बाद टर्किश अथॉरिटीज ने कहा कि एक कर्डिश मिलिटेंट ग्रुप पीकेके ने किया है एंड टर्की, ईयू, यूएस सभी इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। पीकेके ने साफ साफ कह दिया कि देखिए, हम सिविलियंस को नहीं मारते, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और अगर आप देखें तो तब से अब तक टर्की ने ऑलरेडी एक ऑपरेशन क्लॉस वर्ड को अंजाम दिया है। और ऐसा नहीं कि टर्की पहली बार सीरिया के, इराक के कुछ इलाकों पर आप देखें तो इन्वेड कर रहा है, काफी टाइम से 2016 से करता आ रहा है और उसी का ये कंटिन्यूएशन दिख रहा है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार अलग ये है दोस्तों, अब तक ऑपरेशन क्लॉस वर्ड में टर्की ने जो सीरिया में बॉम्बिंग की है वो अगर आप देखें तो प्लेन्स, कैनन्स, गन्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब टर्की ने साफ साफ कह दिया कि टैंक्स एंड सोल्जर्स का इस्तेमाल किया जाएगा एंड पॉसिबल ग्राउंड ऑफेंसिव होने वाला है सीरिया एंड इराक के खिलाफ। तो जो कर्डिश बेसेस है ना, यहां पर आप देखें काफी सारे इस इलाके में आपको देखने मिलेगा। कोबानी, वैसे यहाँ पे तल रिफात देखने मिलेगा, कोबानी, इन सभी इलाकों में काफी ज्यादा अटैक किया गया है। लेकिन टर्की ने साफ साफ कह दिया है कि पीकेके और वाईपीजी में कोई अंतर नहीं है। पीकेके एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसको यूएस सभी आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन यूएस वाईपीजी को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। अब मुझे मालूम है आप कहेंगे सर ये पीकेके, वाईपीजी कैसे शब्द है, हमें समझ नहीं आ रहा। बहुत नेचुरल है, कोई बात नहीं। तो आइए थोड़ा इतिहास समझते हैं सो दैट आप पीकेके, वाईपीजी और आज क्यों यूएस एंड टर्की एक दूसरे के खिलाफ हैं इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले कर्ड्स हैं कौन दोस्तों? ये एक मेजर एथनिक ग्रुप है जो कि माउंटेनस जियो कल्चरल रीजन जिसको कहते हैं कर्डिस्तान, वहां पर ये रहते हैं। यही है कर्डिश इनहैबिटेड एरिया। तो हर देश में अगर आप देखें तो कर्डिश अपने आप में माइनॉरिटी है, फिर वो टर्की हो, सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो। एंड कर्डिश नेशनल्स अपना इतिहास 2500 साल पुराना कहते हैं और वो एक सिंगल कम्युनिटी में वीव होती है 7th सेंचुरी में, जब वहां पे इस्लाम आ जाता है। तो मोस्ट ट्राइब्स उस इलाके के इस्लाम को अडॉप्ट कर लेते हैं। मेजॉरिटी आज अगर आप देखें तो सुन्नी मुस्लिम है एंड कुछ सूफीज्म भी फॉलो करते हैं, कुछ अन्य मिस्टिकल प्रैक्टिसेस भी फॉलो करते हैं। तो 7th सेंचुरी ऑनवर्ड से ट्राइब्स में इंटीग्रेशन शुरू होता है, इस्लाम आने के बाद ये और ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो कर्ड्स जो लैंग्वेज बोलते हैं वो अगर आप देखें तो पर्शियन एंड पश्तो का से रिलेटेड है और लोकल डायलेक्ट में हल्का हल्का अंतर होता है। कर्डिश अगर आप देखें ना तो जो कर्ड्स हैं उनका रेप्यूटेशन है बीइंग दे आर वेरी फियरलेस फाइटर्स। आज से ही नहीं, सालों से वो मर्सिनरीज का काम करते रहे हैं, हर जगह की आसपास की आर्मी में बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया है। आज भी दे आर वेरी फियरलेस फाइटर्स। तो इसी में सलादीन एक ऐसा रूलर है जिसकी बात हमेशा आप देखें तो लोग करते हैं। तो मिडिवल वॉरियर है जिसने मिडल ईस्ट को कंट्रोल किया था 12th एंड 13th सेंचुरी में, वो भी कर्डिश एथनिसिटी का ही था। तो अब सवाल उठता है टर्की और कर्ड्स में क्यों फासला है, क्यों ये ऑड्स पे हैं? तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में ये पूरा इलाका, इराक, ईरान, इराक, पार्ट्स ऑफ सीरिया, टर्की, ये सभी अगर आप देखें तो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन एम्पायर हार जाता है और उसके बाद ओटोमन एम्पायर को तोड़ के टर्की बनता है और अन्य देश भी बनाए जाते हैं। तो इसी में कर्डिस्तान एक टेरिटरी प्रॉमिस किया जाता है
जिसमें पार्ट्स ऑफ ईरान होना था, इराक होना था एंड टर्की होना था। लेकिन फिर ट्रीटी ऑफ लुजान होता है 1923 में। वर्साई तक पक्का था कि कर्डिस्तान बनाया जाएगा, लेकिन कुछ साल बीतते हैं, ट्रीटी ऑफ लुजान में 1923 में कर्डिस्तान का कंसेप्ट हटा दिया जाता है। और कर्ड्स अगर आप देखें तब से रिपीटेड अटेम्प्ट्स कर रहे हैं कि वो कर्डिस्तान बना सके और इसके लिए उनका एक वेल डिफाइंड नेशनल बॉर्डर हो, ये बात भी वो करते हैं। तो इस प्रोसेस में कई बार इन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट किया है, जिसके अंतर्गत टर्की में बहुत मेजर इनके खिलाफ आप देखें तो ब्रूटल तरीके से सप्रेशन किया गया है। इराक में भी इनके खिलाफ ब्रूटल सप्रेशन हुआ है, सीरिया में भी हुआ है, ईरान में भी हुआ है। यहां तक कि टर्की में तो कर्डिश लैंग्वेज पर बैन है, कर्डिश नेम्स पर बैन है, कर्डिश सॉन्ग्स, कर्डिश ड्रेस सभी को बैन कर दिया गया है। ये हालत है टर्की की, जो कि अपने आप को यूरोपियन कंट्री कहता है, लिबरल वैल्यूज एक टाइम में कहा करता था, तब भी उनकी ये हालत थी। वैसे ही सद्दाम हुसैन के रिजीम में भी जो यहाँ पे जो कर्ड्स रहा करते थे इन इलाकों में, तो वहां पर भी एक बहुत फेमस मिलिट्री कमांडर, इन फेमस का ये नोटोरियस मिलिट्री कमांडर अली हसन था, जिसको लोग केमिकल अली के नाम से जानते थे। उसने केमिकल वेपन से कर्ड्स पर अटैक किया था और कर्ड्स को रातों रात केमिकल वेपन से मार दिया था। ईरान में भी 1980s 90s में कर्डिश अपराइजिंग को रूथलेसली क्रश किया गया है। तो अब आप ये तो समझ रहे होंगे, इन सारे इलाकों में जहां जहां कर्ड्स रहते हैं वो सभी कर्ड्स के खिलाफ हैं, ये सभी माइनॉरिटी हैं। तो तीनों चाहते हैं, सीरिया भी, टर्की भी, ईरान भी, इराक भी एक टाइम में चाहता था कि कहीं ना कहीं कर्ड्स को अपने देश से कमजोर किया जाए, अदरवाइज ये मजबूत हो गए तो वापस कर्डिस्तान बना सकते हैं। तो अब यहां से कंसेप्ट आता है पीकेके वाईपीजी। याद है ना, मैंने कहा था, पूरी कहानी शुरू की है पीकेके से कि टर्की कहता है पीकेके वाईपीजी में कोई अंतर नहीं है। तो क्या है ये पीकेके वाईपीजी, आइए समझते हैं। तो 1978 की बात हो जाती है। एक मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशनरी अब्दुल्ला ओकालन होते हैं जो कि कर्डिस्तान वर्कर्स पार्टी बनाते हैं। कर्डिस्तान वर्कर्स पार्टी, आप कहोगे सर इसका नाम तो KWP होना चाहिए। नहीं, इसका नाम पीकेके ही है, क्योंकि कर्डिश में जो पूरा नाम है कर्डिस्तान वर्कर्स पार्टी का, कर्डिश भाषा में होता है पार्टिया कारकरन कुर्दिस्तानी। तो पीकेके नाम की एक पार्टी बनती है जो कि डिमांड रखती है कि हम इंडिपेंडेंट कर्डिस्तान बनाएंगे। टर्किश गवर्नमेंट का कहना है इस पीकेके के कई ऑफशूट्स हैं, जैसे PJAK पार्टिया जियाना आजाद कुर्दिस्तान, या फिर कर्डिस्तान फ्री लाइफ पार्टी जो कि ईरान में ऑपरेट करती है, तौगरी आजादी जो कि इराक में ऑपरेट करती है, PYD और दी YPG जो कि सीरिया में ऑपरेट करती है। ये सभी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कुर्दिस्तान कम्युनिटीज यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। इन सब का ऑब्जेक्टिव है एक इंडिपेंडेंट कर्डिश लैंड बनाया जाए, कर्डिस्तान बनाया जाए। यूएस अग्री करता है टर्की के साथ कि पीकेके के साथ अग्री करता है कि पीकेके एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन जहां तक बात है ना, सीरिया वाला PYD और YPG उनको वो नहीं मानता आतंकवादी संगठन। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए, और पीछे जाना पड़ेगा हमें कुछ दिन पहले, तो आईसिस के टाइम पे तो यूएसए एंड टर्की में भी इस कर्डिश पार्टीज को लेके काफी ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हुए। तो हुआ यूं ना कि जब इराक में जब सद्दाम हुसैन को हटाया जाता है, उसके बाद रातों रात पूरे के पूरे फौज को ओवरहॉल कर दिया जाता है। जितने भी सुन्नीस थे सद्दाम हुसैन के रिजीम में, सभी को रातों रात फौज से बेदखल कर दिया जाता है और वो आईसिस नाम की एक बॉडी को जन्म देते हैं और आईसिस बन जाता है और आईसिस रूथलेसली आगे बढ़ने लगता है। तब तक पैरेलली सीरिया में क्या होता है कि अरब स्प्रिंग का वक्त था, तो बशर अल असद जो कि अमेरिका के खिलाफ है, उसके खिलाफ अरब स्प्रिंग होता है, कहा जाता है इसमें CIA का भी क्लियर हाथ होता है। तो सीरिया को अनस्टेबल करने के लिए, असद को कमजोर करने के लिए, यहां से आप देखें तो सीरिया में एक अरब स्प्रिंग होता है, रिवॉल्यूशन होता है। यूएस बहुत खुश होता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से सीरिया से असद को हटा दिया जाएगा। लेकिन वो आईसिस वाले भी इस बीच समझ जाते हैं कि सीरिया में पावर वैक्यूम हो रहा है, तो वो भी सीरिया की तरफ मूव कर जाते हैं। और इस तरीके से जो यूएस की मेहनत आप कह सकते हैं CIA के द्वारा कैसे ऑर्केस्ट्रेट किया सीरिया को हटाने के लिए, ओवरथ्रो करने के लिए, केमिकल वेपन्स के इल्जाम लगे या सच में किया, भगवान जाने। तो ये सारी बातों के बाद कहीं ना कहीं आईसिस इसका फायदा उठाने लगता है, तो आईसिस को रोकना बहुत जरूरी हो जाता है, अदरवाइज सीरिया में आईसिस का कंट्रोल हो जाएगा। तो अब यूएस क्या करता है, उसके साथ बॉम्बिंग कैंपेन शुरू करता है आईसिस के खिलाफ, क्योंकि ये इराक से मूव करते हैं तो सबसे पहले इस तरफ जो सीरिया का ईस्टर्न भाग है उसमें उनकी कंट्रोल मजबूत होती है। लेकिन अब बॉम्बिंग से तो बात बनेगी नहीं, उनको फुट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, सोल्जर ऑन ग्राउंड चाहिए, बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। अपने फौज तो बहुत महंगा है,
उसको तो वो उतारेंगे नहीं, अमेरिकन लाइफ इज वेरी प्रीशियस। तो वो क्या कहते हैं, कर्डिश रीजनल गवर्नमेंट जहां पे ऑलरेडी इस भाग में मौजूद है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया में, उनके साथ वो अपना गठबंधन बना लेते हैं और सीरियन सोल्जर्स जो कि कर्डिश फाइटर्स होते हैं उनके साथ पार्टनरशिप होती है और कहते हैं कि आप अब आईसिस को रोको, हम आपको ऊपर से सपोर्ट करेंगे, बॉम्बिंग करेंगे, आगे आगे जो भी बॉम्बिंग चाहिए, मिसाइल स्ट्राइक चाहिए, वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पैरेलली यूएस कहती है कि आपका जो कोलिशन होना चाहिए, जो अलायंस होना चाहिए, सिर्फ कर्डिश तक ही सीमित ना रखें, आप और भी इसको एक्सटेंड करें। तो ये जो कोलिशन होता है किसके साथ होता है, इसी वाईपीजी के साथ होता है, जो एसेंशियली आप देखें तो इसी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कर्डिस्तान वाले उसका सदस्य हैं। तो इनके साथ इनकी स्ट्रेंथन और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, सीरियन कर्ड्स के साथ अमेरिका और ज्यादा क्लोजली इन्वॉल्व हो जाता है। और उसके बाद आप देखें तो यूएस कहता है कि आप और मजबूत हो, तो अगर कर्ड्स यहां पर मजबूत हैं तो वो सभी के सभी अमेरिकन लेड पार्टनर्स हैं, तो अमेरिका भी वहां पर मौजूद है इस वजह से, अमेरिका भी वहां पे मजबूत है इस वजह से। लेकिन अब तो आईसिस चला गया, अब क्यों चाहिए यूएस को ये कर्ड्स? ये कर्ड्स अभी भी यूएस को चाहिए और मजबूत बने रहने चाहिए, क्योंकि यूएस फोर्सेस आज भी यहां पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं वो जानते हैं ये कर्ड्स ही वो लोग हैं जो कि इस इलाके में ईरान और सीरिया को रोक के रखे हैं। जिस दिन ये कर्ड्स कमजोर हो गए उस दिन ईरान और सीरिया इस इलाके में कंट्रोल बना लेंगे और जो कि अमेरिका के हित के खिलाफ होगा। तो इसीलिए यहां पर वो चाहते हैं कर्ड्स मौजूद रहें और बने रहें। वहीं टर्की क्या चाहता है? टर्की चाहता है कि उनके साथ इतना बड़ा बॉर्डर लगता है कर्डिश लोगों का, आप देख रहे हैं कितना बड़ा बॉर्डर कर्डिश लोगों का लग रहा है, तो वो चाहता है एटलीस्ट सीरिया से तो कर्ड्स को हटा दिया जाए। और इस तरीके से क्या होगा, अगर सीरिया से कर्ड्स का कनेक्शन टूट जाएगा तो जो टर्की के कर्ड्स हैं वो एक आइलैंड बन जाएंगे और बाकी के सेपरेटिस्ट कर्ड से उनका रिश्ता कमजोर हो जाएगा। तो यहां पे टर्की ने पास्ट में कई इन्वेजन किए हैं। आइए आपको थोड़े इमेजेस दिखाता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं इडलिब कैंटन में लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड था सीरियन आर्म्ड रिबेलियन का, वहां पे आप देखें तो टर्किश प्रेजेंस 2017 में बना। फिर यहां पे आप देख सकते हैं आफरीन कैंटन में यहां पे इन्वेड किया, यहां पर टर्की ने अपना कंट्रोल बनाया। फिर ऐसे ही यहां पर देखें तो यूफ्रेट्स शील्ड के अंतर्गत यहां पे कंट्रोल बनाया गया। फिर आप देखिए तेल अबियाद टू रस अलाइन, इन इलाकों में भी टर्की ने अपना कंट्रोल बनाया। तो एक तरीके से टर्की चाहता क्या है ना, वो ओवर टाइम चाह रहा है कुछ इस प्रकार से एक 30 किलोमीटर का सेफ जोन बना दे, यहां से सारे के सारे कर्ड्स को हटा दे। इनमें से कुछ इलाकों से तो हटाने में ऑलरेडी वो सक्सेसफुल रहा है, कहा जा रहा है 1.5 लाख करीबन कर्ड्स की एथनिक क्लींजिंग की गई या फिर उनको हटा के यहां से भेजा गया और ये 30 किलोमीटर सेफ जोन से पीछे हट गए। तो इतने इलाकों से टर्की चाहता है कर्ड्स को हटाना, जिसमें से काफी बड़ा इलाका आप देखो तो वो सक्सेसफुली हटाने में सक्षम भी रहा है। इतने इलाकों से हटा चुका है। आज भी जहां जहां पे आप ग्रीन देख रहे हैं वहां पे कर्ड्स मौजूद हैं। तो 2022 में टर्की ने फिर से अमेरिका और रशिया की खुशामद की थी कि हमको इन इलाकों से भी अब कर्ड्स को हटाना है और ऐसा करने से ये होगा कि जो टर्की में कर्ड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे अपने कर्ड बंधुओं से जो सीरिया में हैं। लेकिन अमेरिका रशिया दोनों ने इसको एक्सेप्टेंस नहीं दी। तो अब क्या हुआ, रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया। जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया तो टर्की पे रशिया की डिपेंडेंस और बढ़ गई, क्योंकि टर्की चाहिए रशिया को, वो चाहिए टर्की को फ्यूल नीड्स के लिए एक्सपोर्ट करना है रशिया को, तो टर्की चाहिए ग्रेन को एक्सपोर्ट करना है, टर्की चाहिए। वैसे ही ब्लैक सी में आपको मालूम है ना, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस वगैरह, अगर टर्की के साथ अच्छे रिश्ते रहेंगे तो रशियन शिप्स को अलाउ भी कर सकता है वो। तो रशिया को टर्की की जरूरत पड़ गई। एंड इसी के अंतर्गत अब आ जाते हैं आज की बात पे, जिससे पूरी न्यूज स्टार्ट हुई, ऑपरेशन क्लॉसवर्ड, जिसमें इतना ज्यादा एयर स्ट्राइक किया गया है। तो ये एयर स्ट्राइक जब हो रहा है तो ये सीरियन एंड रशियन कंट्रोल्ड रिजीम के इलाकों से भी एयर स्ट्राइक यहां पर हो रहा है। यानी कि रशिया ने अलाउ कर दिया कि जाओ जो करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे यूक्रेन में हित सधने चाहिए, साधना है मुझे, बस मुझे इसी से मतलब है। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो रशिया एंड सीरियन रिजीम ने एयर स्पेस दे दिया है अंकारा को अपने अटैक्स करने के लिए। वहीं टर्की एंड सीरियन रिजीम अगर आप देखें तो दोनों ही चाहते हैं कि ये जो टर्किश, ये जो कर्डिश वाईपीजी हैं, इनको न्यूट्रलाइज करो, क्योंकि दोनों के दोनों एंटीथेटिकल हैं टर्की से, सीरिया से। तो वो चाहते हैं इन कर्डिश को हटाओ, और टर्की एंड सीरियन रिजीम दोनों ही, जो कि रशिया एंड ईरान के द्वारा बैक्ड हैं, वो भी चाहते हैं कि यहां से कर्डिश हटेंगे तो अमेरिका कमजोर होगा, तो वो यहां पर पावर
ऐसा यूसर्प कर सकते हैं, ईरान यहां पर मजबूत हो सकता है, सीरियन अथॉरिटी, सीरियन गवर्नमेंट यहां पर मजबूत हो सकती है और यूएस को रिट्रीट करना पड़ेगा। तो आप समझ पा रहे हैं ये जो इन्वेजन है ये एक्चुअल में यूएस के खिलाफ इन्वेजन है। यूएसए को इस पूरे इलाके से पीछे हटाने के लिए ये इन्वेजन होने वाला है। एंड जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, अब आप समझ पा रहे होंगे कैसे रशिया ने, ईरान ने टर्की के कंधे पे बंदूक रख के अमेरिका के खिलाफ ये बंदूक चलाया है। तो यूएसए जैसे ही सीरिया छोड़ देगा, ईरान एंड सीरियन रिजीम वहां पर स्ट्रेंथन हो जाएगी। ईरान सीरियन दोनों के दोनों आइडियोलॉजिकल अलाइज हैं, शिया रिजीम है, बशार अल असद हो या ईरान हो, तो दोनों के दोनों वहां पर मजबूत होंगे। जहां तक बात है टर्की एंड यूएसए की, तो दोनों ही नाटो मेंबर्स हैं, लेकिन दोनों के दोनों यहां पर व्हेन इट केम टू सेल्फ इंटरेस्ट दोनों ही आइडियोलॉजिकल ऑर्ड्स पर हैं। टर्की ऑलरेडी नाटो का वीकेस्ट लिंक है। S-400 डील आपको मालूम है, उसके बाद अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, F-35 फाइटर जेट फियास्को हुआ, रशिया के साथ क्लोज कोऑपरेशन है इसका ग्रेन डील में, एनर्जी हब में, और भी आने वाले दिनों में और मजबूत हो सकता है इनका कोऑपरेशन। तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यूएसए टर्की को इन्वेड करने से रोक नहीं पाया तो यूएसए और टर्की में जो खटास है और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो नाटो में जो टर्की का रोल है हो सकता है वो और कमजोर हो सकता है, और जो रिलायबिलिटी वाली फैक्टर है वो कहीं ना कहीं और कमजोर हो सकती है। तो नाटो बहुत क्लोज है अपने, मतलब एक टेस्टिंग पॉइंट के थ्रू वो गुजर रहा है। क्या वो इसके बाद भी सस्टेन कर पाएगा या कुछ चेंजेस आएंगे? इट ऑल डिपेंड्स टर्की किस प्रकार से इन्वेजन करता है और यूएस के इंटरेस्ट को वो रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। दोस्तों थोड़ी लंबी क्लास थी पर उम्मीद करता हूं आपको पसंद जरूर आई होगी। तो यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसके सिवा एमसीक्यूज वगैरह भी यहाँ पर डिस्कस होते हैं। मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे मेरी क्लास होती है, ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं, और 3:30 PM पर हम मास्टर क्लास में क्वेश्चंस करते हैं जो टॉपिक पढ़ते हैं। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है हमारा सुपर कोचिंग, क्योंकि हम आपको देते हैं हिंदी इंग्लिश में कोर्सेज, जीएस के कोर्सेज, ऑप्शनल के कोर्सेज, सब्जेक्ट के कोर्सेज, सीसैट के कोर्सेज, जितनी मर्जी उतनी बार आप देखें। रिनाउंड सुपर टीचर्स हैं हमारे जो कोर्स में पढ़ा रहे हैं, श्रीराम सर हैं, अंसारी सर हैं, तो ये सारे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने सैकड़ों स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम क्लियर किए हैं, उनके कोर्सेज आपके पास उपलब्ध हम करा रहे हैं। इसके सिवा जो कीमत है बिल्कुल कम, केवल 29,999 रुपए है। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो ऑफलाइन में 2 लाख से ज्यादा आप खर्च करोगे, ऑनलाइन कोचिंग में भी 50,000 से ज्यादा खर्च करोगे, फिर भी क्वालिटी मिलेगी नहीं। लेकिन हम क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं आपको केवल 29,999 में। ये तब है जब आप कूपन कोड याद रखिएगा KINJAL यूज कर रहे हैं, किंजल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज दिस कूपन कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।